मुझे बताओ, अब आपको मैक्सिमम है, हम अगर चीज़ें पढ़ रहे हैं सी के साथ, अगर आप ऐसा। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। देखो, हम लोग वेक्टर डिस्कस कर रहे थे, तो वेक्टर में हमारे ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट हो गए, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट का एक टॉपिक जो है वो बचा हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद शीट आएगी जिसमें कुछ क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, जो जेई या नीट के हिसाब से होंगे, ठीक है, उनको हमें सॉल्व करना है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का, वो टॉपिक है क्या? वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अपन चलो आज डिस्कस करते हैं क्रॉस, या फिर इसी को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, थोड़ी देर में अगर नहीं पता है तो पता चल जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर बी इधर है, ठीक है, इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। और मान लेते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है ए दिया हुआ है और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बी गिवन है। तो इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्रॉस के साथ लिखा जाएगा, और ये होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। अब यहां से आपको बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आएंगी। सबसे पहले इसको देखो, यहां पर ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड है, एन कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर होगा, एन कैप परपेंडिकुलर टू ए एंड एन कैप परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। इसको एक दूसरे तरीके से भी कई लोग बताते हैं, कई किताबें भी बताती हैं, लेकिन वो तरीका गलत है। अभी डिस्कस करेंगे क्यों गलत है, ठीक है। तो जो एन कैप है एक यूनिट वेक्टर है जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन डिनोट कर रहा है, और ए यूनिट वेक्टर वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ये बात हमें समझना है। थीटा क्या होगा? दोनों के बीच का एंगल। अब बताओ, जब यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लगा हुआ है तो क्या एक वेक्टर क्वांटिटी होगी? भाई ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आएगा ए बी साइन थीटा एन कैप एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस से यहाँ डिनोट कर रहे हैं तो ये क्रॉस बन गया। समझ आई बात? ठीक है यहाँ पर। अच्छा, अब जो एक तरीका लोग यूज करते हैं जो गलत तरीका है उसको जरा समझते हैं। क्या कई बार लोग ये बताएंगे कि यूनिट वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू ए है और परपेंडिकुलर टू बी है, जो कि गलत है। कैसे? एक कंडीशनल सही हो सकता है बट 100% सही नहीं है, उसको जरा अपन समझेंगे। मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो ए जो है परपेंडिकुलर टू ए है, यहाँ तक बात सही है, लेकिन आप ये भी तो साथ साथ कह रहे हो कि ए ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी है। अब अगर ए ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी है, मतलब ए और बी के बीच का एंगल जो थीटा है वो 90 डिग्री हो गया। और ए अगर आप बता रहे हो कोई प्रॉपर्टी, तो ये 100% सही होगी, हर कंडीशन में सही होगी। जब हर कंडीशन में ए परपेंडिकुलर टू बी है, एंगल 90 है, तो जो आप यहाँ पर लिख रहे हो ए बी साइन थीटा, तो आप डायरेक्ट ही यहाँ पर लिखो ना ए बी साइन 90 एन कैप, और साइन 91 हो जाएगा। तो आप ए बी एन कैप डायरेक्ट लिखो ना, क्योंकि आपने जब ये प्रॉपर्टी बता दी तो आप तो कह दिए कि ए एन बी परपेंडिकुलर होंगे हमेशा, तो यहाँ पर तो ए बी एन कैप आ जाएगा, साइन थीटा आपको लिखना ही नहीं है। समझ आई बात? तो क्या यहाँ पर जो मैंने वेक्टर लिए हैं जिनका यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं क्या? नहीं है भाई। तो ये जो चीज आप लिख रहे हो ये गलत है। समझ आई बात? तो आपको इंडिविजुअल बताना पड़ेगा कि जो एन कैप है वो परपेंडिकुलर टू ए है एंड एन कैप जो है वो परपेंडिकुलर टू बी है। अब जब एन कैप ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक ऐसा वेक्टर निकालो जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो करके देख लो। भाई इधर लोगे तो ए के तो परपेंडिकुलर हुआ, लेकिन क्या बी के परपेंडिकुलर है? क्या नहीं है। अगर आप इधर लोगे तो क्या बी के तो परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन ए वेक्टर ए से परपेंडिकुलर नहीं है। इसका मतलब ये दो तरीका तो नहीं हो सकता। एक तरीका आपको बचा कि आप सीधे सीधे बोर्ड से बाहर ले लो या बोर्ड के अंदर की तरफ ले लो। तो बाहर लोगे तब भी ए एंगल 90 होगा, ए एंगल 90 होगा, और अंदर की तरफ लोगे तब भी ये दोनों एंगल 90 होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एन कैप की डायरेक्शन है ये इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। और बोर्ड क्या है? बोर्ड एक ऐसा प्लेन है जो वेक्टर ए को भी कंटेन कर रहा है और वेक्टर बी को भी कंटेन कर रहा है। तो एन के बारे में एक बात और लिखा जा सकता है कि एन जो यूनिट वेक्टर है इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आप लिख सकते हैं ऐसा,
ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई इस प्लेन में ए और बी है, और जो एन कैप आएगा इस प्लेन के बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, दैट मीन्स कि इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। समझ आई बात? ठीक है, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझ आई बात यहां तक? ठीक है, चलो अच्छा आगे की तरफ बढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, अच्छा तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब मुझे ये पता है कि जो ये वेक्टर है ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आया वो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। ए बी साइन थीटा जो एन कैप आया इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए दो लॉ अपन को आना चाहिए। एक होता है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, RHTR, राइट हैंड थंब रूल, और एक होता है स्क्रू रूल। ठीक है, स्क्रू रूल। ठीक है, दोनों को समझेंगे अपन। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल में क्या करना है कि जो वेक्टर पहले लिखा है, जैसे मान लो कि अपने पास ये डायग्राम दिया था वेक्टर ए और ए बी, मुझे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, तो मैं ए पहले कौन सा वेक्टर रखा? ए, तो ए की तरफ अपनी पाम रखूंगा इस तरीके से, और बी जो बाद में लिखा उसकी तरफ फिंगर को रोटेट करूंगा, तो जो थंब होगा वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। तो बताओ, ए पर रखा, बी की तरफ रोटेट करा तो बाहर की तरफ डायरेक्शन आया, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आया बाहर की तरफ को आउटवर्ड बोलते हैं। ठीक है, अगर यही मुझे बी क्रॉस ए का डायरेक्शन चाहिए होता तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन पहले क्या लिखा है? वी वेक्टर लिखा है, तो बी वेक्टर लिखा है तो बी की तरफ अपनी पाम रखो। ठीक है, ए की तरफ रोटेट करना है, तो आप कहोगे सर ए की तरफ ऐसे रोटेट कर सकते? नहीं, रोटेशन जो आपको हमेशा करना है वो अक्यूट एंगल की तरफ ही करना है। भाई ए एंगल तो ऑब्ट्यूस हो गया ना, अक्यूट का मतलब लेस देन 90 वाला, तो अगर आप ऐसे रखोगे तो ऐसे कहाँ रोटेट कर पाओगे? तो आपको ऐसे रखना पड़ेगा, बी की तरफ पाम रखा और ए की तरफ रोटेट करा। ठीक है, अक्यूट एंगल की तरफ से, तो जो आपका थंब आया वो इनवर्ड आया, इनवर्ड आया तो क्या हो गया? इसको हम बोल सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन जो आएगी इनवर्ड आएगी। ठीक है, अब बताओ, अभी आगे प्रॉपर्टी बताऊंगा कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इक्वल होता तो इन दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट हो गया, एक का आउटवर्ड एक का इनवर्ड, तो बराबर हो ही नहीं सकते। इसको और एक तरीका है, उससे भी बताएंगे प्रॉपर्टी में। ठीक है, अच्छा स्क्रू रूल क्या कहता है? देखो स्क्रू रूल का प्रिंसिपल आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि जब आप इसको एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करोगे, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज मतलब इस तरीके से जब आप रोटेशन दोगे इसको, ठीक है, इस तरह से जब आप रोटेशन दोगे तो स्क्रू जो है बाहर की तरफ आता है। ठीक है, स्क्रू आता है आउटवर्ड। ठीक है, और जब आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो स्क्रू जाता है, क्लॉकवाइज का मतलब इस तरीके से, इस तरह से रोटेट करोगे जब आप क्लॉकवाइज तो ये अंदर की तरफ जाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो बाहर की तरफ आएगा, तो ये जाएगा इनवर्ड। ठीक है, अब बस यहीं से आपको बात समझना है क्या? स्क्रू रूल पहले कौन सा वेक्टर लिखा है? अब अगर मुझे ए क्रॉस बी लिखना है, ठीक है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ ए क्रॉस बी, तो मैंने लिखा ए क्रॉस बी, पहले कौन सा रखा? ए, बाद में कौन सा है? बी। तो अब स्क्रू को इस तरह रोटेट करना है कि ए से बी जाना चाहिए, तो ए से बी, ए से बी ऐसे रोटेट करोगे आप इस तरह से, तो ए से बी ऐसे रोटेट कर रहे हो, ये रोटेशन इस तरह का रोटेशन दे रहे हो, और ये रोटेशन कौन सा हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो क्या होगा? स्क्रू बाहर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में स्क्रू बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो वही उसकी डायरेक्शन हो जाएगी आउटवर्ड। आपको बी क्रॉस ए जाना है, ठीक है, तो बी क्रॉस ए जाओगे, बी इधर है, ए जाना है, तो बी से ए कौन सा रोटेशन दोगे? ए वाला। ए कौन सा रोटेशन होता है भाई? ये रोटेशन कौन सा होगा? ए होगा क्लॉकवाइज रोटेशन, और क्लॉकवाइज में स्क्रू अंदर की तरफ जाता है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनवर्ड हो जाएगी। समझ आई बात? तो डायरेक्शन निकालने के दो रूल आपको बताया, राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल। हम ज्यादातर राइट हैंड थंब रूल ही यूज करेंगे, स्क्रू रूल भी है, वो भी आपको आना चाहिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा डाल के स्क्रू रूल दे दिया ऑप्शन में, राइट हैंड थंब रूल दे दिया, और फिर जो सी ऑप्शन है उसमें दे दिया ए एंड बी दोनों, डी में दे दिया नन ऑफ दिस, तो आपको आना चाहिए, दोनों रूल से निकालते हैं। समझ आई बात? ठीक है, चलो अच्छा, कुछ और बातें इसमें करेंगे अपन। कुछ और बातें क्या कर सकते हैं? अगर मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखूं तो ए बी साइन थीटा आना चाहिए, और ये मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम अगर मुझे निकालना है तो मुझे बताओ कि आपने दो वेक्टर लिया, एक वेक्टर इधर ले लिया और दूसरा वेक्टर इधर ले लिया। जब दो वेक्टर आपने ले लिया तो दोनों की लेंथ या मैग्नीट्यूड तो आपने फिक्स कर ही दिया, ठीक है।
लेंथ और मैग्नीट्यूड अगर आपने फिक्स कर दिया तो मुझे बताओ, अब आपको मैक्सिमम या मिनिमम करना है तो आप कैसे बना सकते हो? जो बीच का एंगल है आपका, उसी से तो आप मैक्सिमम या मिनिमम कर सकते हो। एंगल के इंक्रीज करो या एंगल को डिक्रीज करो, इंक्रीज डिक्रीज करके ही आप इसको मैक्सिमम या मिनिमम बना सकते हो। ठीक है, तो मुझे बताओ मैक्सिमम के लिए मतलब ए बी आपका फिक्स हो गया, तो डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड करेगा आपकी बार साइन थीटा पर। और साइन थीटा पर अगर डिपेंड कर रहा है तो मुझे बताओ ये जो साइन थीटा है मैक्सिमम करना है तो इसको मैक्सिमम लिखना पड़ेगा, और मैक्सिमम 1 होती है। कितने डिग्री पर होता है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर। और जब 90 लिखोगे तो ए क्रॉस बी जो हो जाएगा, इसकी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। तो इसका मतलब जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा उनका वो मैक्सिमम आएगा। समझ आई बात? ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आगे लेंगे कि अगर मान लो थीटा 0 हो जाए तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहां से लिखूं ए क्रॉस बी वेक्टर कितना होगा, तो ये 0 वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि 0 रखोगे एन कैप लगाओगे, एन कैप से 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 वेक्टर आएगा। ए क्रॉस बी कभी भी 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट है, ए क्रॉस बी जो है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, कभी भी वो स्केलर नहीं हो सकती। और जब कभी भी स्केलर नहीं हो सकती तो ए क्रॉस बी को आप 0 वेक्टर लिख सकते हो, 0 नहीं लिख सकते। नीट में एक बार सवाल पूछा और सवाल कई लोगों ने गलत भी करके आए हैं। ठीक है, अब बताओ आपके पास क्या मिला? आपके पास ये मिला कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 वेक्टर के इक्वल होगा, या क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। और दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 होने का मतलब क्या है? एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर है, 0 होने का मतलब वो दोनों वेक्टर क्या है? आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक कंडीशन मिल गई, किसकी? कंडीशन फॉर पैरेललिटी ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के पैरेलल होने की कंडीशन मिल गई आपको। आप बोलोगे सर इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू नहीं निकाली जाती, जनरली हम लोग नहीं फाइंड आउट करते। क्यों? उसके पीछे का रीजन है। रीजन लॉजिक क्या है कि उसके लिए साइन थीटा को होना पड़ेगा मिनिमम, और मिनिमम -1 पे होता है, और थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। और हम जो एंगल कंसीडर करते हैं ज़्यादातर अक्यूट एंगल कंसीडर करते हैं। अब 270 एंगल कब बनेगा? जब वेक्टर ए इधर हो, वेक्टर बी इधर हो, और ए वाला एंगल आप कंसीडर करो। तो बेहतर है ना कि आप ए वाला एंगल कंसीडर कर लो, और ये -90 हो जाएगा, पुट कर दो तो आपके पास माइनस से भी आ जाएगा। तो इसलिए क्योंकि एंगल हमेशा 180 तक में है, अगर मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है तो वही एंगल कंसीडर करते हैं, उसके बाद हम नहीं कंसीडर करते। ठीक है, समझ आई बात यहाँ तक? चलो अब आप बोलोगे सर एक कंडीशन आ गया पैरेललिटी का, तो क्या इसी से हमें दो वेक्टर पैरेलल होने की कंडीशन हम इसी से सवाल सॉल्व कर सकते हैं? देखो इससे सॉल्व कर सकते हो, बट आपको एक अभी बताएंगे तरीका जिससे बड़े आसानी से सॉल्व होगा। इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशन आएंगी आपके पास। समझ आई बात? ठीक है, चलो अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट में हमें इतनी बातें करनी थी। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि पहले हम सीख लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज पर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ठीक है, और दूसरा वेक्टर हमारे पास है b, वो है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। मुझे निकालना है a क्रॉस b, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, a क्रॉस b मुझे निकालना है। मैंने बोला ठीक है भाई, तो मैं बनाऊंगा एक डिटर्मिनेंट। अब इसको आपको सॉल्व करने आना चाहिए, नहीं आता अभी सिखाऊंगा। ठीक है, इधर लिखो i j और k लिखना है। सबसे पहले कौन सा वेक्टर लिखा है? सबसे पहले लिखा a वेक्टर। तो आप a में i का कोफिशिएंट उठाओ, i के नीचे लिख दो, j का कोफिशिएंट निकालो, j के नीचे लिख दो, और k का कोफिशिएंट k के नीचे। इसके बाद b लिखा है तो b में उठाओ, नीचे bx आ जाएगा, by आ जाएगा और bz आ जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे अपन उसको देखते हैं। i प्लस के साथ होगा, j माइनस के साथ होगा और k प्लस के साथ होगा। प्लस माइनस प्लस, ये साइन रूल चलता है डिटर्मिनेंट वाले में। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले आप i को उठाओगे। i को आपने उठाया तो आपने इसको और इसको छोड़ दिया। ठीक है, ये दो छोड़ दिया तो आपके पास अब डिटर्मिनेंट बची क्या?
अब बचा ए वाई और ए जेड बचा, इधर इधर बी वाई बचा और इधर बी जेड बचा। ठीक है, माइनस के साथ जे आएगा क्योंकि यहाँ साइन जे रखा है हमने। ठीक है, इसके बाद जो डिटर्मिनेंट आपके पास आएगा वो क्या आएगा, जरा उसको समझते हैं अपन। इसको हटाओ, ये वाली लाइन तो हमेशा हटेगी क्योंकि जे ऊपर आ रहा है, तो जो भी आ रहा है उसको हटा दो। अब देखो कौन सी लाइन हटेगी, यहाँ पर समझो जरा, ये वाली लाइन जे की नीचे वाली हट जाएगी, तो बचा क्या, ए एक्स बी एक्स। तो मैं लिखूंगा इधर ए एक्स, इधर लिखूंगा बी एक्स, इधर क्या बचा, ए जेड बचा, बी जेड बचा, मैंने इधर लिख दिया। प्लस के साथ के कैप आएगा, के कैप आएगा, तो बताओ इधर क्या हटेगा, जल्दी जल्दी बताओ। देखो ऊपर वाली लाइन तो हटनी है ये, क्योंकि ऊपर वाला आ ही रहा, के नीचे क्या है, ए जेड बी जेड, तो ये हटेगा। तो इधर बचा क्या, ए एक्स बी एक्स और क्या बचा, ए वाई बी वाई, तो ए बचा। अब इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना था, आप आई लिखो। देखो अब आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर का करोगे और इसको जब करोगे तो माइनस के साथ लिखोगे, इधर का करोगे इसको करोगे माइनस के साथ लिखोगे, इधर का करोगे और इसको करोगे तो माइनस के साथ लिखोगे। ठीक है, तो ए वाई बी जेड हो गया, ए वाई बी जेड, माइनस क्या हो जाएगा, ए जेड बी वाई हो जाएगा, ए जेड बी वाई हो गया, माइनस का जे हो गया। इधर देखो ए एक्स बी जेड हो जाएगा, माइनस ए जेड बी एक्स हो जाएगा, प्लस का के कैप आ गया, ए एक्स बी वाई हो गया, माइनस ए वाई और बी एक्स हो गया। तो ये हो गया मेरे पास ए क्रॉस बी। अब बोलोगे सर इतना, अभी आगे तो सॉल्व करना ही है, अभी तो आगे कैलकुलेशन जो भी नंबर दिया होगा वो हो जाएगा। अब इतना तरीका करना है बार बार। अगर आपको थोड़ा सा, अगर आप कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा माइंड को दौड़ाओ, तो वैसे भी हो सकता है, इतना तरीका करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, अब ये चीज़ें ना प्रैक्टिस कर करके बनेंगी। मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए जब आप 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तब बनेगा। मुझे लिखना है ए क्रॉस बी, मैंने लिख लिया आई। अच्छा, मैंने ऊपर देखा सवाल में दो वेक्टर जो दिए हैं मुझे, मेरे पास ए और बी, वो कुछ ए वाले वेक्टर दिए हैं। मैंने बोला ठीक है, मैंने आई लिखा, तो मैंने बोला आई अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं किसको उठाऊंगा, इसको उठाऊंगा क्रॉस और इसको उठाऊंगा क्रॉस करके लिखूंगा, और सेकंड वाले को माइनस के साथ लिखूंगा। तो इसका क्रॉस करूंगा तो बन जाएगा मेरे पास ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई बन जाएगा। ठीक है, हट गया। इसके साथ जब भी जे लिखूंगा मैं तो माइनस के साथ लिखूंगा सेकंड वाला। ठीक है, जब सेकंड वाला माइनस के साथ लिखा तो मैंने इसको हटाया और इसको भी हटाया, दोनों को। मैं लिख क्या रहा हूं, मैं लिख रहा हूं जे, तो जे वाले को छोड़ दूंगा मैं। तो अब बचा कौन, ए वाला बचा और ए वाला, सेकंड वाला हमेशा माइनस के साथ लिखेगा। तो ए एक्स बी जेड बचा, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड बचा, तो मैंने लिखा बी एक्स ए जेड प्लस का के कैप आया। अब जब के कैप आया तो मैं क्या करूंगा, फिर से इसको हटाऊं और फिर मैं इधर चल रहा हूं। मुझे बताओ ये हट जाएगा, के लिया तो उसको, जिसको लिया उसका कोएफिशिएंट छोड़ देना है। क्या बचा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर, और हमेशा सेकंड वाला माइनस के साथ आएगा। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स हो गया। बस, आपको ना डिटर्मिनेंट बनाने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके लिए ना आपको चाहिए प्रैक्टिस। जब आप 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको सीधे सीधे चीजें दिखने लगेंगी, आप लिख सकते हो। जैसे मान लो किस पर एक सवाल लेकर अपन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो जैसे मान लो अपन ने एक सवाल ले लिया, ठीक है, सवाल लिया कि कुछ वेक्टर ए मेरे पास दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का k कैप, और वेक्टर बी मुझे दिया हुआ माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप दिया है। मुझे निकालना है a क्रॉस b। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लिखूंगा i। जब i लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, जल्दी बताओ फटाफट से, मैं इसको भूल जाऊंगा, मैं इसके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई इधर करूंगा। तो जब भी ये कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि कोएफिशिएंट को साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो -3 का मल्टीप्लाई होगा 3 में तो हो जाएगा माइनस का 9, 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2 होगा, लेकिन सेकंड वाले को हमेशा किससे लिखते हैं, माइनस साइन के साथ लिखेंगे, तो ये होगा माइनस का 2। माइनस जे लेंगे, और जब जे लेंगे तो मैं क्या करूंगा, इसको हटाऊंगा इसको। अब जब मैंने जे लिया तो मैं क्या करूंगा, मैं जे को भूल जाऊंगा, आई वाले का के साथ करेंगे तो 2 3 जा 6 हो गया, और -1 इधर है और इधर +1 है तो -1 बनेगा, और एक माइनस और पहले से होगा तो प्लस बन जाएगा। प्लस का मैंने के उठाया। ठीक है, जब के उठाया तो मुझे एक बात बताओ, मैं अब किसको भूलूंगा, मैं इधर भूल जाऊंगा।
इसको, ठीक है। अब मुझे किधर करना है, इधर करना है और इधर करना है। 2 2 जा 4 हो गया, माइनस लगा दिया। -1 और -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3 आएगा और एक माइनस यहाँ पे लगना चाहिए था तो माइनस रहा यहाँ पर। इसको सॉल्व करो, -9 और -2 -11 आई कैप हो गया, इधर माइनस का 7 जे कैप हो गया और ये हो गया 4 -3 1 बचा के कैप हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इसको, ये मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, यहाँ मॉड नहीं रहेगा, सिर्फ ए क्रॉस बी निकालना। आप चाहो तो डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल कर इसको वेरीफाई कर सकते हो। समझ आई बात? तो इस तरह से आपको चीजें शॉर्टकट में करनी है जल्दी से। समझ आई बात यहाँ तक? ठीक है, चलो अच्छा। अब अपन चलते हैं, जरा इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कुछ, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी में जाने से पहले, या इसको कई बार हम प्रॉपर्टीज में ही लिख लेते हैं, तो आप चाहो तो वहां भी लिख लो या उसके पहले भी लिख लो, कि I क्रॉस I इज इक्वल टू J क्रॉस J इज इक्वल टू K क्रॉस K। ये कितना होगा इसको हमें समझना है। बोलो अच्छा कितना होगा, जरा समझते हैं। I क्रॉस I मतलब I का I के साथ आपको करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो भैया एक वेक्टर का उसी के साथ एंगल कितना होता है, 0 होता है। और I क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो आप अगर I क्रॉस I लिख रहे हो तो यूनिट वेक्टर I 1 1 और साइन 0 एन कैप लिखोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू एन कैप, इसको 0 वेक्टर लिखा जा सकता है। तो बेसिकली ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 वेक्टर के इक्वल। कई बार इसको 0 लिखवा दिया जाता है, बुक्स में भी 0 दिया हुआ है, बट यार आप समझो ना, I क्रॉस I कर रहे हो, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, और क्या किसी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। कभी भी नीट या जेई मेंस के सवाल में अगर डालेगा तो आप सोचो कि कितने लोग गलत करके आएंगे, क्योंकि किताब में भी वही लिखा हुआ। समझ आई बात? तो हम अगर चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं कि किताबें सारी सही लिखी हुई हैं, ठीक है। तो हमें उसे समझना है और उस तरीके से अपन को उसको मॉडिफाई करके चलना है, ठीक है। अच्छा, अब अपन चलते, जब देखो अब यहाँ पर मैंने देख लिया क्या कि अगर सेम वेक्टर आ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 0 वेक्टर बन जा रहा है, ठीक है। अब एक मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये बड़ा कॉमन बात है, सबको पता ही होगा कि I J और K, और जिनको नहीं पता हो यहाँ पे सीखेंगे कि अगर आप I क्रॉस J लिख रहे हो, I क्रॉस J, ठीक है। तो I क्रॉस J, जरा समझो, I क्रॉस J तो क्या आएगा, K। अगर जिस ऑर्डर में मैंने एरो बनाया है आप इसी ऑर्डर में चलोगे तो उसी ऑर्डर में आपको अगला नंबर मिलेगा। मैंने लिखा I क्रॉस J तो क्या मिलेगा, K मिलेगा, तो मैंने लिख दिया K। आप लिखोगे J क्रॉस K, तो आप देखो J से K गए तो अगला नंबर क्या आ रहा है, I, तो आप क्या लिखोगे, I। इसके बाद K क्रॉस I अगर मैं लिखूं, K क्रॉस I, तो बताओ K क्रॉस I अगला नंबर क्या है, J, तो क्या मिलेगा आपके पास, J मिलेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अगर उल्टा चलें तो, जैसे मान लो मैंने लिखा J क्रॉस I, मैं उल्टा चल रहा हूं, तो उल्टा चलने पे मिलेगा तो K ही, लेकिन जब आप उल्टा चलोगे, जो मैं पहले मैंने एरो बनाया था ये वाला एंटी क्लॉकवाइज ये वाला, तो आपको नंबर जो मिलेगा ये पॉजिटिव के साथ, लेकिन अगर आप उल्टा चलोगे तो वो जो मिलेगा अगला वेक्टर वो नेगेटिव के साथ मिलेगा, J क्रॉस I, ठीक है। इसी तरह से I क्रॉस K क्या मिलेगा, J, लेकिन माइनस के साथ, क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हो आप, जो मैंने एरो बनाया इसको उल्टा चल रहे हो आप, ठीक है। इसी तरह अगर आप लिखते हो K क्रॉस J तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का I मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई जो मैंने सर्कल बनाया था, एक बार फिर से इसको बढ़िया से बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें, ठीक है। कि अगर मेरे पास ये सर्कल है, इधर I लिखा मैंने और इधर J लिखा, इधर K लिखा है, ठीक है। और अगर आप इस ऑर्डर में चल रहे हो, इस ऑर्डर में एंटी क्लॉकवाइज, तो अगला मिलेगा 2 का क्रॉस, उसके आगे वाला मिलेगा पॉजिटिव के साथ। और अगर आप इस ऑर्डर में चल रहे हो, उल्टे वाले ऑर्डर में, तो मिलेगा तो अगला वाला है लेकिन माइनस के साथ। इस ऑर्डर में चलोगे तो ये फॉलो होगा और इस वाले ऑर्डर में चलोगे तो ये फॉलो होगा। समझ आई बात? तो ये हो गई अपनी पहली बात। इसको प्रॉपर्टी में भी लिख लो या वैसे भी लिख लो, कॉन्सेप्ट है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं सेकेंड बात पे। सेकेंड बात क्या कहता है हमसे, उसके बारे में जरा सा अपन बात करते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि एंटी नॉट कम्यूटेटिव बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोला जाता है एंटी कम्यूटेटिव, कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है या तो कम्यूटेटिव होता नहीं
या इसी को हम एंटी कम्यूटेटिव बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी डज नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो ये बन गया नॉट कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, तो इसको बोलते हैं एंटी कम्यूटेटिव। तो ये दोनों है, नॉट कम्यूटेटिव या एंटी कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव नहीं हो। इसको जरा अपन समझते हैं कि आखिर ये मसला है क्या, ठीक है। चलो, वेक्टर ए है मेरे पास, वेक्टर बी है, ए एंगल थीटा है। मैंने लिखा ए क्रॉस बी, तो मैं लिखूंगा ए बी साइन थीटा एन कैप। मैंने लिखा बी क्रॉस ए, तो भैया ए बी या बी ए लिखो, उसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं है क्योंकि ये स्केलर है। साइन थीटा, जब आप ए से बी जा रहे थे तो एंगल आपने कैसे मेजर करा था, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव के साथ। जब बी से ए जाओगे तो क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, तो एंगल किसके साथ आएगा, माइनस साइन के साथ। तो लिखोगे आप साइन का माइनस थीटा इंटू एन कैप, और ये क्या बन जाएगा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अभी पिछले 2 लेक्चर पहले ही बताया था, ठीक है। तो माइनस का ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप हो गया, और मैं ए बी साइन थीटा एन कैप की जगह क्या रख सकता हूँ, क्या ए क्रॉस बी रख सकता हूँ। तो मेरे पास बी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या आया, माइनस का ए क्रॉस बी। माइनस को इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस का बी क्रॉस ए, ठीक है। आ गई ये बात। दूसरा, कोई एक शरारती बालक होता है क्लास में, वो क्या बोलता है कि सर आपने क्लॉकवाइज क्यों मेजर किया, आप एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर कर लो। मैंने बोला यार बात तो सही कह रहा है, भी ऐसा भी हो सकता है। तो देखो, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर कर रहे हो तो पूरा एंगल एक सर्कल में कितना बनता है, 360। इधर थीटा हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 360 माइनस थीटा हो गया। अच्छा, तो जरा इसको समझते हैं। 360 माइनस थीटा जब हो गया तो अपन अगर यहाँ से लिखें तो ए क्रॉस बी तो यही होगा। अब बी क्रॉस ए लिख रहा हूँ तो बी क्रॉस ए का एंगल अब की बार बदल गया है, क्या हो गया, ए बी साइन कितना होगा, 360 माइनस थीटा एंगल आया, अपट्यूस वाला एंगल ले लिया इंटू एन कैप आ गया। ए बी हो गया साइन 360 माइनस थीटा कितना होगा, 180। 360 अगर रहेगा तो साइन का साइन होगा। अब एंगल देखो कौन सी कोऑर्डिनेट में है भैया, देखो 360 माइनस थीटा, ये 0 का भी होता है 360 का, जब आप यहाँ से घूम के आ जाओ, ठीक है। तो 360 से थोड़ा सा कम है ना माइनस थीटा, तो इस वाले कोऑर्डिनेट में आएगा। और ये कौन सा होता है, फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब साइन है तो नेगेटिव आएगा, तो ये आएगा माइनस का साइन थीटा इंटू एन कैप, और ये बन क्या गया, माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, और बताओ क्या हो गया, माइनस का ए क्रॉस बी, ये हो गया बी क्रॉस ए की इक्वल। तो बताओ आ गया ना ये भाई, इस माइनस को इधर ले आओ तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। समझ आई बात, तो दोनों तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो, तो आप कैसे भी करोगे आपका सवाल सॉल्व होगा। समझ आई बात, ठीक है। तो ये नॉट कम्यूटेटिव या फिर एंटी कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। चलते हैं जरा आगे की तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अपन। तो हम पहुंचे थे, कहाँ गया, ये 2 नंबर पे, ठीक है। तीसरा, इसकी प्रॉपर्टी क्या कहता है, तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो होता है एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव वाला लॉ कर लेते हैं, ठीक है, कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी, ऐसा अगर लिखा है तो क्या मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करके क्या लिख सकता हूँ इसको, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो आप ऐसा कर सकते हो डॉट प्रोडक्ट में, इसका रिजल्टेंट पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब चौथी प्रॉपर्टी जो बताती हो एसोसिएटिव, क्या डॉट प्रोडक्ट एसोसिएटिव है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अभी बी किसके साथ एसोसिएटेड है, सी के साथ। अगर आप ऐसा लिख सकते हो ए क्रॉस बी, बी ए के साथ एसोसिएटेड हो गया क्रॉस सी, तब तो सही है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट के लिए आप ऐसा नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि बी क्रॉस सी का जो डायरेक्शन होगा, बी क्रॉस सी का डायरेक्शन वो बी सी के परपेंडिकुलर होगा, बी और सी के परपेंडिकुलर होगा, और बी और सी के परपेंडिकुलर होगा। सपोज मान लो कि ये के आया, यहाँ पर एक वेक्टर के आया, ये बी और सी के परपेंडिकुलर है,
अब जब आप लोगे ए और के का क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये ए और के परपेंडिकुलर हो गया। यहां पर देखो ये जो के आएगा वो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, और फिर सी से लोगे तो वो जो अगला वेक्टर आएगा वो के और सी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ सी के परपेंडिकुलर बन रहा है, यहाँ ए के परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है, तो ये दोनों बातें सेम नहीं हो सकती, इसलिए जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एसोसिएटिव नहीं होता है। इसमें भी गलतियां हैं किताबों में, तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ गलतियां हैं। तो ये एसोसिएटिव नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ कंडीशनल बात हो सकती है जहाँ पे एसोसिएशन हो सकता है, बट 100% नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लिख रहे हो ना, तो प्रॉपर्टी का मतलब कि वो हर जगह अप्लाई होनी चाहिए, और हर जगह अप्लाई नहीं हो रही तो प्रॉपर्टी नहीं बन सकती है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एसोसिएटिव नहीं हो सकता। एक बात और लिखेंगे जो यहाँ पर आपको काम आएगी सवाल सॉल्व करने में, कि अगर मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, फोर्थ नंबर हो गया, 5 नंबर लिख लो, कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक दूसरा वेक्टर है और मेरे पास बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब मुझे बोल रहा है कि भैया ए इज पैरेलल टू बी, मतलब दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, तो आप जरा कंडीशन बताओ। ठीक है, तो एक कंडीशन तो वो थी कि ए क्रॉस बी जीरो वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है, यहां से आप एक काम करो, कुछ नहीं, बड़े आराम से आपके पास सवाल सॉल्व होंगे। ए इज पैरेलल टू बी, तो इसका मतलब हो गया कि ए एक्स डिवाइड बाई बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई डिवाइड बाई बी वाई इज इक्वल टू ए जेड डिवाइड बाई बी जेड। बस इतनी बात आप याद रखो, आपका सवाल आराम से सॉल्व होगा। ठीक है, क्या करना है, पहले वाले आई का कोफिशिएंट और दूसरे वाले आई के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वेट करना है, पहले वाले जे के कोफिशिएंट से दूसरे वाले जे के कोफिशिएंट, और पहले वाले के कोफिशिएंट से दूसरे वाले के कोफिशिएंट से। ठीक है, तो सवाल हम अभी यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक दो प्रॉपर्टी और बची हुई हैं, उसको भी अपन राइट डाउन कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम है जिसके दो एडजेसेंट साइड ए और बी हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक काम करो, इस जो पैरेललोग्राम जो आया मेरे पास, इसका अगर मुझे एरिया लिखना है तो मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी, अभी वेक्टर आया और इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट का आ जाता है, कि क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है वो पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप उस क्रॉस प्रोडक्ट का क्या ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो। समझ आई बात यहां तक? ठीक है, अच्छा, जरा आगे चलेंगे इसी में 7वें नंबर में, कि अगर मान लो इसी वेक्टर बी को मैं पैरेलली शिफ्ट कर दूं, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए और इधर हो गया वेक्टर बी। तो बताओ ये क्या है, ट्रायंगल बन गया भाई, ये ट्रायंगल बन गया, और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो अब बताओ ये वाली लाइन क्या इसका ये डायगोनल बन गया। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, जो पैरेललोग्राम होता है उसका कोई भी डायगोनल जो होता है वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। बेसिकली ये जो है इस पार्ट और इस पार्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये अगर टोटल एरिया इतना है तो मुझे इसी पार्ट का तो एरिया यहाँ पर दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर दो आप, ए क्रॉस बी। समझ आई बात यहाँ तक? ठीक है, अच्छा, एक बात और नोट कर लो, वो बात क्या है कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इस तरीके से, और अब की बार ना इसके डायगोनल दिए हैं कि ये D1 है डायगोनल और ये D2 है डायगोनल। मैंने बताया था पैरेललोग्राम लॉ जब पढ़ाया था कि दो डायगोनल होता है, एक मेजर होता है एक माइनर होता है। तो जब दो वेक्टर को आप ऐड करते हो, एडिशन लेते हो, तो हमेशा मेजर डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है, जब उनको सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमेशा माइनर डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मुझे अब इसका एरिया निकालना है। ठीक है, कब, जब डायगोनल दिए हैं तो आप डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट करो और उसका मैग्नीट्यूड लो और उसको हाफ से डिवाइड कर दो। तो डायगोनल के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हाफ कर दोगे तो आपको वो पैरेललोग्राम का एरिया बताएगा। ये सिंपल फार्मूला, एनपी बेस्ड सवाल आएगा तो आप कर लोगे। भैया डॉट प्रोडक्ट निकाला, हाफ कर दिया, आ गया एरिया। ठीक है, तो इस पर मैं सवाल नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक हो जाएगा ना, बेसिकली यहाँ पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालना है। ठीक है, चलो अब एक सवाल जो यहाँ पर है मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। मेरे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, कह रहा है कि एक वेक्टर मेरे पास है अल्फा आई कैप माइनस बीटा जे कैप प्लस 3
के कैप, और दूसरा वेक्टर दिया है 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस और माइनस का के कैप दिया हुआ है। कह रहा है कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो देखो पैरेलल है, तो अभी मैंने कंडीशन बताया थोड़ी देर पहले कि आप क्या करो, देखो ऊपर कहाँ की कंडीशन ये है ना कि आई वाले कोफिशिएंट का रेशियो, जे वाले कोफिशिएंट का रेशियो और के वाले कोफिशिएंट का रेशियो इक्वेट कर दो आप। तो यही करते हैं यहाँ पर। चलो देखो जरा, तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ से। अब हमें पता है कि ए इज पैरेलल टू बी है, तो क्या लिखोगे, अल्फा बाई 6 इज इक्वल टू माइनस का बीटा डिवाइड बाय माइनस का 2। मैंने बोला था कॉफिशिएंट के साथ, साइन के साथ लेना है कॉफिशिएंट, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ जाएगा। और जो गलत आंसर आएगा वो पहले ऑप्शन में आपको मिला होगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना, इतने साल से क्वेश्चन बना रहा है, उसको इतना एक्सपीरियंस होता है, उसको पता है कि पहली बार में बच्चा कहाँ गलत करेगा, और वो पहला ऑप्शन ही आपको देगा। बड़े खुश होकर लगा के आओगे कि प्लस का 4 नंबर मिल जाएगा और मिलेगा माइनस का 4 नंबर। ठीक है, यहाँ 3/-1 हो जाएगा। ठीक है, तब हमें करना क्या है भाई, अल्फा बीटा चाहिए, तो एक बार इसको उठाओ, इसके साथ इक्वेट कर दो, फिर इसको उठा के इसके साथ इक्वेट कर दो। तो जब मैंने इसको इक्वेट करा तो क्या मिला मेरे पास, अल्फा बाई 6 इज इक्वल टू 1/3/-1 है ना, तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा कितना हो गया, -3 × 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 18 हो गया। ठीक है, फिर इसको इक्वेट करोगे आप तो क्या मिलेगा आपके पास, माइनस माइनस यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 3/-1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। तो यहाँ से जो बीटा आपको मिलेगा कितना मिलेगा, बीटा इज इक्वल टू माइनस का 6 मिला। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, अब देखो कई बार ऐसा होता है ना कि एक ही कांस्टेंट दिया होता तो उसके 2 वैल्यू मिल जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, 2 वैल्यू मिल सकती है हमारे लिए। ठीक है, जैसे इस पर एक सवाल कर ही लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ठीक है, सपोज मेरे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, अगला एग्जांपल ले लेते हैं कि आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, बीटा दिया हुआ है 5i कैप माइनस बी वेक्टर दिया बीटा j कैप ले लेते हैं माइनस का 2k कैप। मुझे बोल रहा है कि a इज पैरेलल टू b है, तो हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ बीटा। मैंने बोला ठीक है भैया, a इज पैरेलल टू b है, तो आंख बंद करके हमें अपनी प्रॉपर्टी यूज करना। यहाँ पर कुछ नहीं दिया, मतलब 1 दिया है, 1/5 इज इक्वल टू माइनस का 2 डिवाइड बाई माइनस का बीटा, यहाँ पर 3 प्लस का है ना, 3 डिवाइड बाई माइनस का 2। अब देखो यहाँ पर बीटा है। ठीक है, तो अब ये जो बीटा है मेरे पास, एक बार इधर से इक्वेट होगा, एक बार इधर से। भैया अगर ये इसके इक्वल है तो इसके भी बनना चाहिए, और इसके इक्वल है तो इधर भी बनना चाहिए। तो जब मैं इधर इक्वेट करूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ देखो माइनस से माइनस कट गया, तो 1/5 इज इक्वल टू 2/बीटा। तो 5 इधर चला जाएगा, बीटा इधर आ जाएगा, यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई कितनी, 10। और जब आप इधर इक्वेट करोगे तो बताओ यहाँ पर 2/बीटा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2। तो बीटा जाएगा इधर, या कि इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस का 3 बीटा इज इक्वल टू 4, और बीटा इज इक्वल टू माइनस का 4/3 आ जाएगा। बताओ समझ आई बात। तो यहाँ बीटा की वैल्यू 2 आई, एक 10 आई और एक माइनस का 4/3। तो आ सकता है, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है कि नहीं अरे ऐसे कैसे आ जाएगा, आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि पैरेलल होने का मीनिंग क्या है कि अल्फा मान लो कि यहाँ तक रखा तो लेंथ इतनी थी, अल्फा दूसरा रखा, हो सकता है कि अल्फा की वैल्यू बड़ी है तो लेंथ बड़ी हो जाए। भाई एक वेक्टर इतना छोटा है, दूसरा वेक्टर इतना बड़ा है, तो हो सकता है दोनों पैरेलल है, जरूरी थोड़ी है कि पैरेलल होने का मतलब दोनों की लेंथ इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है। समझ आई बात यहाँ तक। ठीक है, अच्छा चलो जरा आगे चलते हैं। अपन एक काम करते हैं ना, पेज बदल लेते हैं। हाँ, तो अब अपन को एक सवाल और करना है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट समझना है। सवाल ये कह रहा है कि हमें एक वेक्टर फाइंड आउट करना है। फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर लिखो, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द A क्रॉस B where vector A is equal to 2i cap minus 3j cap plus k cap and vector B is equal to minus का i cap plus का j cap minus का 3k cap दिया हुआ। ठीक है,
अच्छा, एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो ए क्रॉस बी के पैरेलल हो, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने एक वेक्टर लिखा ए और मैंने इसी का यूनिट वेक्टर लिख लिया, तो क्या ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे? भाई एक वेक्टर मैंने ए लिया और इसी का यूनिट वेक्टर उठा लिया, तो यूनिट वेक्टर का काम क्या है भैया? यूनिट वेक्टर का काम क्या है? उसका काम है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। अगर ए का यूनिट वेक्टर उठाए हो तो ए की ही डायरेक्शन तो रिप्रेजेंट करेगा। ए एक यूनिट वेक्टर, ए एक वेक्टर हो गया ए, और दूसरा ए इसका यूनिट वेक्टर हो गया, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में तो होंगे। और जब सेम ही डायरेक्शन में होंगे तो क्या दोनों आपस में पैरेलल होंगे? पैरेलल होंगे ना। तो इसका मतलब कि एक वेक्टर और उसका यूनिट वेक्टर ऑलवेज पैरेलल होंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये ऑलवेज क्या होंगे? पैरेलल होंगे, मतलब इनके बीच का जो एंगल थीटा है वो ऑलवेज 0 होगा। समझ आई बात? एक वेक्टर अपने यूनिट वेक्टर के साथ हमेशा पैरेलल होता है। तो मुझे एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो ए क्रॉस बी के पैरेलल है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि वो जो वेक्टर है वो वेक्टर सी है, ठीक है भैया। तो सी निकाला जाए। तो अगर आप सी को निकालोगे, सी एक यूनिट वेक्टर है जो किसके पैरेलल होना चाहिए? ए क्रॉस बी को। तो अगर मैं ए क्रॉस बी का ही यूनिट वेक्टर निकाल लूं, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर हो गया सी। मैंने माना ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर मैंने सी को मान लिया, ठीक है। तो क्या सी पैरेलल हो जाएगा ए क्रॉस बी के? भैया एक वेक्टर ए क्रॉस बी है, दूसरा मैंने एक वेक्टर सी लिया, और सी जो वेक्टर है वो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर ए मिलेगा ना। और जब ए इसी का यूनिट वेक्टर है तो दोनों तो पैरेलल होंगे, ठीक है। तो अगर मुझे ए क्रॉस बी के पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं ए क्रॉस बी का ही यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूं, ठीक है। और ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर आप निकालोगे तो क्या लिखोगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। समझ आई यहां तक बात? ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर आपको कोई एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो ए क्रॉस बी के क्या हो? पैरेलल हो, तो ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपका काम है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और उसको उस क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, ठीक है। ये आपका काम है। मैंने इतना बहुत कुछ सिखा दिया आपको कि आप कर लोगे, ठीक है। चलो, इस वेक्टर में मुझे एक कॉन्सेप्ट और आपको सिखाना है और उसके बाद हम लोग वेक्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाना है उसको बोलते हैं लेमीज थ्योरम। एनएलएम में यूज होता है बट हम इसको बहुत यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अपना काम न्यूटन ने जो दे दिया है फिजिक्स के लिए उससे चल जाता है, बट अगर सिलेबस में है चीज़ें पढ़ना है, क्योंकि कभी भी एग्जाम में कहीं भी दिख सकता है। मुझे कह रहा है कि एक पॉइंट है, यहाँ पर 3 फोर्सेस लगाने हैं मुझे। मैंने एक फोर्स F1 लगाया, एक फोर्स F2 लगाया और एक फोर्स F3 लगाया, ठीक है। और ये है मेरे पास एक पॉइंट, ठीक है। F1 के सामने के एंगल को अल्फा बोल दिया, F2 के सामने के एंगल को बीटा बोल दिया और F3 के सामने के एंगल को गामा बोल दिया, ठीक है। अच्छा, ये है मेरे पास ये पॉइंट। अब कंडीशन क्या है कि अगर ये पॉइंट P जो है इक्विलिब्रियम में रहे, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया भैया? इक्विलिब्रियम का मीनिंग हो गया कि इस पॉइंट P पर लगने वाला जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स का मतलब क्या हो गया? F1 फोर्स प्लस F2 फोर्स प्लस F3 का वेक्टर सम जो है वो 0 हो जाए, ठीक है। तब अगर एक कंडीशन है तो आप लिख सकते हो क्या? F1 वेक्टर डिवाइड बाई F1 वेक्टर इधर है, इसके अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट एंगल क्या है? अल्फा है, तो लिखोगे साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 वेक्टर, इसके अपोजिट एंगल कितना है? साइन बीटा। इसके बाद F3 एंगल, इसके अपोजिट एंगल क्या है? साइन गामा। ये आपस में इक्वल होंगे। समझ आई बात यहाँ तक? ठीक है, तो ये बोलते हैं लेमीज थ्योरम, ठीक है। अच्छा, लेमीज ने बोला ये, तो अब इसका प्रैक्टिकल भी देखना पड़ेगा। एक इस पे सवाल करते हैं अपन, ठीक है, कि कहाँ इसका यूज हो सकता है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने इधर से लटकाया है कुछ इस तरीके से। ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास 2 kg का, ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। मेरे से बोल रहा है
कि इस वाले रस्सी में टेंशन T1 है और इस वाले रस्सी में टेंशन T2 है, तो आप बताओ T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो जो बच्चा 11th में होगा उसको थोड़ा सा यहाँ समझने में प्रॉब्लम आएगी कि भैया T1 T2 क्या है। T1 T2 एक फोर्स है जो किसी रस्सी में लगता है, ठीक है, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में जैसे मान लो कि मैंने यहाँ से एक स्ट्रिंग में एक पत्थर बांधा और नीचे की तरफ ऐसे लटका दिया, तो पत्थर लटका हुआ है। पत्थर लटका है तो नीचे पत्थर का वेट लग रहा होगा mg, और उसको बैलेंस कौन कर रहा है, रस्सी। रस्सी में कोई फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो जो रस्सी में फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं टेंशन। इसको जब आपको एनएलएम पढ़ाया जाएगा तो बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करा जाएगा, जो ड्रॉपर के बच्चे होंगे तो उनको तो आइडिया होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो फोर्स है ये नीचे लगेगा इधर 20 न्यूटन का, भाई जी की वैल्यू 10 हमने मान लिया, ठीक है। अच्छा, तो इसमें फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, ठीक है। अब अगर मेरे पास एंगल सारा पता चल जाए तो मैं काम कर सकता हूँ। ये एंगल कितना हो जाएगा 90, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल है। अगर एंगल 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा 60, और ये पूरा एंगल कितना होगा भैया, ये एंगल 90 ये 60, तो ये पूरा एंगल जो हो जाएगा 90 + 60 कितना हो जाएगा 150 डिग्री। ये 150 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा भैया 90 + 150 कितना हो जाएगा, ऐड करो, तो ये ऐड करोगे तो हो जाएगा 50 उधर चला जाएगा 240 हो जाएगा, और 240 को टोटल एंगल यहाँ कितना बनता है 360, तो 360 - 240 करोगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आ गया 120 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ जरा यहाँ पर कि ये जो पॉइंट है, क्या ये पॉइंट कहीं जा रहा है, नहीं भैया। ऐसे अगर फिक्स है, जा रहा होता तो मूविंग बॉडी बताता ना, जा कहीं नहीं रहा, कहीं नहीं जा रहा, मतलब ये किस में है, ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है 0 है, ठीक है। अच्छा, अब अगर 0 है तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा अपनी लेमिस थ्योरम वाली कंडीशन कि मैं लिखूंगा T1, और T1 के अपोजिट एंगल क्या है 90 है, तो मैं लिखूंगा T1 / sin 90 इज इक्वल टू लिखूंगा T2, T2 के अपोजिट एंगल 120 है, तो T2 / sin 120 इज इक्वल टू तीसरा फोर्स क्या है, नीचे की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन, तो 20 डिवाइड बाई इसके अपोजिट एंगल कितना है 150 है, तो लिखूंगा साइन 150 डिग्री। देखो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, साइन 120 की वैल्यू कितनी हो गई, लिखोगे 90 + 30 cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 आपको याद होना चाहिए। साइन 150 की वैल्यू, साइन 90 + 60 लिखोगे cos 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार आप इसको और इसको इक्वेट करो तो इधर बन जाएगा T1, और यहाँ तो कुछ बचा नहीं, नीचे 1 है, तो T1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू T1 बनेगा 20, और होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा 2, तो इधर हो जाएगा 40 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, फिर इसको और इसको इक्वेट करो, तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो T2 डिवाइड बाय √3/2 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 1/2, तो 2 कैंसिल, और √3 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो T2 की वैल्यू जो आ जाएगी 20 √3 न्यूटन आएगी। समझ आई बात? अरे बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेमिस थ्योरम का यूज कहीं कहीं कर सकते हैं एनएलएम में। ऑल तो जब हम एनएलएम पढ़ते हैं तो तब तक तो लेमिस थ्योरम भूल चुके होते हैं, ठीक है। तो तब हम अपना वही तरीका यूज करेंगे, कंपोनेंट करेंगे, फोर्सेस का बैलेंस करेंगे, तो वहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो वेक्टर से रिलेटेड ऑलमोस्ट जितने कॉन्सेप्ट थे हमने कवर करे। वैसे तो किसी भी टॉपिक का कोई एंड नहीं है, बट सिलेबस को देखते हुए कि जेईई और नीट में क्या सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया। मुझे एक टॉपिक पे डाउट है कि मैंने डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन कराया है या नहीं कराया है। एक बार आप लोग कमेंट कर देना, अगर नहीं कराया है मैंने तो उसको करा दूंगा। इसके बाद अब सीट बची, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन। लगभग वेक्टर पे जो भी 15-20 सवाल जो होंगे अच्छे अच्छे, जिन टाइप के बन सकते हैं सवाल, वो अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद अपन मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। तो चलो तब तक पढ़ाई बढ़िया से करो, कॉन्सेप्ट अपना बनाते जाओ, रिवीजन करते जाओ, ठीक है उसको, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी बार रिवीजन करोगे ना फिर आपको चीज़ें बिल्कुल दिखने लगेंगी कि अच्छा यहाँ पर ये चीज़ बोला था इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। चलो बहुत